विधायक हुआ नंगा। मैं मुंह हाथ धोकर अभी पलंग पर आकर बैठी ही थी कि एक अधेड़ उम्र का पुरुष दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गया और मुझे मुग्ध निगाहों से एकटक देखने लगा। मैं मन ही मन बुदबुदाई, बड़ा ही बदतमीज और जालिम आदमी है। कमरे में घुसने से पहले इजाज़त भी नहीं मांगी। मैं कुछ बोलती इससे पहले ही वह आदमी मेरे पास आकर बोल पड़ा, मेरा नाम विधायक सुधाकर तिवारी है। तुम सचमुच ही विधायक हो या ऐसे ही नाम के पहले लगा लिया है? मेरे यह पूछते ही वह खी करके हंसने लगा। उसकी हंसी किसी फटेबाज की तरह भद्दी और उबाऊ थी। मुझे बड़ा ही बुरा लगा। इतने में मेरी निगाह उसके कपड़ों पर चली गई। बड़े ही महंगे कपड़े उसने पहन रखे थे। मैंने सहजता से यह अनुमान लगा लिया कि यह आदमी विधायक उधायक तो नहीं है, पर विधायकों वाला शौक ज़रूर रखता है, पैसे वाला भी है और मेरे हुस्न का कद्रदान भी लगता है। मुझे इसकी हंसी से क्या लेना देना? मुझे तो धन कमाने का गेम खेलना है। अगर मेरी जीत हो गई फिर तो मेरे दिन फिर जाएंगे। तभी विधायक सुधाकर तिवारी मुझे देखते हुए बोल पड़ा, क्यों, विधायकों से तुम्हारा कुछ ज़्यादा ही लगाव है क्या? मुझ पर तुम्हारी नज़रें मेहरबान नहीं होगी? क्यों नहीं होगी, लेकिन पहले मुझे ढेरों रुपए चाहिए। रुपए चाहिए? यह कहते कहते वह फिर एक बार हंस पड़ा। बस उसकी हंसी से हो मुझे चिढ़ थी। वह आदमी ही ऐसा था कि कहीं से भी आकर्षक नहीं था। उसका रंग एकदम काला था, आंखें चिड़ियों की तरह छोटी छोटी थी, होठ सूखे, मोटे और फटे हुए थे। उसका कद बिल्कुल ही ठिगना था, लेकिन वह दौलतमंद था। मैं उसके व्यक्तित्व का विश्लेषण अभी कर ही रही थी कि वह अपने कमरे में गया और पलक झपकते ही मेरे सामने 10-10 हजार की 20 गड्डियाँ रख दी। मैं आश्चर्यचकित रह गई। यह क्या क्या मेरी कीमत 2 लाख है? मैं यह सोच ही रही थी कि वह बोल पड़ा, इतना काफ़ी है। हाँ, फिलहाल तो इतना काफ़ी है, लेकिन तुम मुझ पर इतने पैसे खर्च क्यों कर रहे हो? तुम्हें अपनी पत्नी से भी तो यह सुख मिल सकता है। मेरे यह पूछते ही वह अजीब सा मुंह बनाकर बोला, यौन सुख कभी किसी को अपनी पत्नी से मिला है जो मुझे मिल सकता है? देखो, पत्नी की याद दिलाकर मजाक किरकिरा न करो। तुमने अपनी कीमत मांगी, मैंने लाखों रुपए दे दिए। शायद तुम्हें नहीं पता, पुरुषों को यौनानंद पराई स्त्रियों से ही मिलता है। वे सेक्स में बदलाव चाहते हैं। विधायक सुधाकर तिवारी की बातों ने मुझे चौंका दिया। मैं बुदबुदाई, यानी इसका मुझसे जी भर जाएगा तो मुझे छोड़ देगा? तो फिर मैं क्या न इन अगली सुबह यह जगते ही छोड़ दूँ 2 लाख रुपये यहाँ से निकल भागने के लिए? कुछ और सोचती इससे पहले ही उसने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। मैंने कोई विरोध नहीं किया तो सहयोग भी नहीं दिया। जहाँ देह व्यापार बन जाती है तो वहाँ सहयोग लेने देने की बात कहाँ रह जाती है। ऐसे मामलों में तो पुरुष को ही सब कुछ करना होता है। स्त्री तो मूक बनकर अपनी देह से पुरुष को खेलने देती है। मैं एक गूंगी औरत की तरह पलंग पर निढाल पड़ गई थी। सेक्स की कुंजी तो मेरे हाथ में थी। तिवारी मुझको निर्वस्त्र करने में इतना उत्तेजित हो गया कि सफ़र शुरू करने से पहले ही हार गया। उसका शीघ्र हारना मेरे लिए खुशियाँ लेकर आया। मैं उठ बैठी और उसे देखकर हंसने लगी। इसी दम पल उछल रहे थे, बस फूफा ही करना जानते हो। जाओ सो जाओ, अब मुझे भी नींद आ रही है। तिवारी पसीने से तरबतर हो गया था। ऐसे हाँफ रहा था जैसे एक नहीं 2-3 महिलाओं से यौन संबंध बनाकर आ रहा हो। वह काफ़ी शर्मिंदा था, चुपचाप अपने कमरे में चला गया। मैं स्व से बातें करने लगी। मेरी समझ में नहीं आता पुरुष महिलाओं के साथ बलात्कार कैसे कर लेते हैं। मेरे जीवन में तो आने वाले सारे ही पुरुष
मोम की तरह पिघलने वाले अब तक आए हैं। किसी एक में भी इतना दम नहीं था कि वे मुझ तक पहुँचे। मैं ही उसके साथ बलात्कार करते आई हूँ। आज भी तिवारी के साथ मैंने ही बलात्कार किया। पैसे भी उसे ऐंठ लिए और उसकी मर्दानी की थाह भी लगा ली। मैं स्वयं से बातें करते करते सो गई। सुबह 4 बजे आँख खुली तो बाहर आकर देखा तिवारी के कमरे में ताला लगा हुआ था। मैं सीढ़ियाँ उतरकर काउंटर पर आई और बिल अदा कर होटल से बाहर आ गई। मुझे इस बात का अंदेशा पहले से ही था कि जिसने 2 लाख रुपए मुझे दिए हैं वह मेरा पीछा अवश्य ही करेगा। मेरा अनुमान सही निकला। तिवारी की वाइट गाड़ी मुझे सड़क पर दिखाई दे गई। गाड़ी तिवारी ही ड्राइव कर रहा था। वह मुझे पकड़कर पुलिस में भी दे सकता था, क्योंकि मुझे गलत साबित करने के लिए उसने दिए 2 लाख रुपए ही काफ़ी थे। 2 लाख रुपए मुझ जैसी साधारण और फुटपाथ छापछड़ लड़की के पास कहाँ से आए, मेरे लिए पुलिस को बताना मुश्किल था। तभी मैंने देखा हिजड़ों का एक समूह नाचते गाते हुए चला जा रहा है। मैं उन हिजड़ों के झुंड में घुस गई और उनके ही रंग में रंग गई। तिवारी गाड़ी से उतरकर काफ़ी देर तक मुझे इधर उधर ढूंढता रहा, फिर गाड़ी में बैठकर आगे बढ़ गया। मैंने सोचा, लोग हिजड़ों से घृणा करते हैं। क्यों सचमुच ही ये लोग घृणा के पात्र होते हैं? मेरी जान तो इन लोगों ने ही बचाई है। मैं क्यों न कुछ दिनों तक इनके जीवन में रंगकर इनकी जीवन की शैली का नज़दीक से अध्ययन लूँ। ये लोग आम आदमी से भी अच्छे इंसान हो। शाम के 4 बजे मैं हिजड़ों के साथ उनके घर पहुंची। वे मुझे हिजड़ा ही समझ रहे थे, लेकिन वे यह देखकर आश्चर्यचकित थे कि मैं अचानक ही कहाँ से टपक पड़ी। पहले तो उन्होंने मुझे कभी देखा नहीं था। इतने में एक हिजड़ा मेरे पास आकर बैठ गया। उसका नाम रामकली था। मैं उसे अपने पास बैठ देखकर घबरा गई। रामकली कुछ पूछती इससे पहले ही मैं बोल पड़ी, मैं कोई हिजड़ा नहीं हूँ, मैं एक स्त्री हूँ। तो यहाँ क्या कर रही हो? किसी मर्द के पास जाओ। मर्द नहीं है तो अपने माँ बाप के पास जाओ। हम किस्मत के मारे वालों के पास तेरा क्या काम? रामकली के यह कहते ही मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं सुबकते लगी। रामकली मेरे आंसू पोंछते हुए बोली, तुम तो बुरा मान गई बहन, लेकिन मैंने कोई गलत भी तो नहीं कहा। मैं तो हिजड़ा हूँ। मेरा कोई घर नहीं है, भाई बहन नहीं है, माँ बाप नहीं है। हम सारे हिजड़े ही एक दूसरे के भाई बहन और माँ बाप है। रामकली के शब्दों में डर था, फिर भी उसकी आंखों में एक आराम की जिंदगी थी। अब मैं क्या कहती? मेरे पास तो कुछ भी नहीं था। न तो मैं किसी समाज में थी, न परिवार में, और न ही किसी रिश्ते से बंधी हुई थी। मैं अपना दुख तो किसी से भी बांट नहीं सकती थी। मेरी आंखों से गंगा यमुना बहने लगी। मुझे नहीं जाना तो मत जा, तू यहाँ मेरे साथ रहेगी। जब तुझे अपने घर की याद आए तो चली जाना। रामकली एक हिजड़ा होकर भी दिल वाली थी। मैं यहाँ सुरक्षित थी। एक स्त्री को भला हिजड़ों से क्या डर हो सकता है? मैं यह सोचकर सामान्य हो गई। तभी एक हिजड़े ने टेक ऑन कर दिया। संगीत बहुत ही मधुर था, किसी नई फिल्म का था। देखते ही देखते उस धुन पर सभी नाचने लगे। मैंने देखा उनमें आपस में कोई भेदभाव नहीं था। न कोई छोटा था, न कोई बड़ा था। जाति का कोई बंधन नहीं था। मैं बुदबुदाई पड़ी। समाज को इन हिजड़ों से शिक्षा लेने की जरूरत है। यहाँ न तो कोई संप्रदाय है और न ही जाति है। सभी एक जैसे है। समाज ऐसे ही हो जाए तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वार, गिरजाघर का झगड़ा ही मिट जाए। सांप्रदायिक दंगे फसाद ही न हो। अमीर गरीब का कोई भेदभाव ही न हो। इतने में मैंने देखा शरीर से हट्टे कट्टे 2 नौजवान अंदर घुस आए। कपड़े लत्ते से तो वे मजदूर वर्ग के लग रहे थे। सिर पर गमछा बांध रखा था। उनकी मूछें होठों को छू रही थी।
दाढ़ी बेतरतीब बढ़ रही थी। उनका पूरा हुलिया बड़ा ही विभत्स और खूंखार था। तभी उनकी नज़र मुझ पर पड़ी। उनमें से एक युवक मुस्कुराते हुए रामकली के पास आ खड़ा हुआ। रामकली ने मुझसे कहा, तुम अंदर जाओ। वह युवक बोला, वह लड़की कौन है? आपको वह लड़की दिखाई दे रही है? वह तो हमारी ही बिरादरी की है। हाय हाय, आपकी आंखों को क्या हो गया? रामकली के यह कहते ही वह युवक हंसने लगा। चीज़ तो बड़ी ही उम्दा है। बोल, कितने रुपए लेगी? रामकली थपड़ी बजाते हुए बोली, अपने रुपए सहेज कर जेब में रख लीजिए बाबूजी। आप मरेंगे तो कफन के काम आएंगे। मैं तो थर थर काँप रही थी। उस युवक ने जेब से छुरा निकाल लिया। दूसरा युवक भी छुरा निकाल कर रामकली के सामने आ खड़ा हुआ। रामकली के चेहरे पर फिर भी भय नहीं था, लेकिन मैं काफ़ी डर गई थी। तभी उन दोनों युवकों ने रामकली की छाती पर छुरों की नोक रख दी। मैं अब सोच रही थी कि रामकली मेरी रक्षा करते हुए मारी गई तो फिर मेरी क्या रह जाएगी। मैंने साहस कर उन दोनों के हाथों पर अपने हाथ से जोरदार वार कर दिया। उन दोनों के हाथ से छुरे कहीं दूर जा गिरे। रामकली शरीर से मजबूत थी। उसने जोर से खींचते हुए कहा, हिजड़ों का काम तो वैसे ही बदनाम है। आज नाम कमाने का मौका मिला है तो तुम सब कमरों में छिपी हो। बाहर निकलकर इनका सामना करो। देखते ही देखते सारे हिजड़े एक साथ बाहर आ गए और उन दोनों युवकों पर शिकारी कुत्तों की तरह टूट पड़े। वे युवक पलक झपकते ही फर्श पर उमड़ते हुए लेट पड़े। मैं दूर खड़ी यह सब देखकर दंग रह गई। इतने में तो गजब की एकता है, बेजोड़ साहस और शक्ति है। लोगों ने इन्हें हिजड़ा नाम देकर इन्हें कमज़ोर कर दिया है, जबकि ये कमज़ोर नहीं होते हैं। तभी मैंने देखा रामकली ने उन दोनों को ही घसीटकर बाहर सड़क की तरफ कर दिया था। वे मुश्किल से उठकर भाग सके। अब हिजड़ों का एक नया ही रूप मेरे सामने था। रामकली मेरे पास आकर बोली, हम हिजड़े अपनी माँ बहनों की बहुत ही इज्जत करते हैं। स्त्री हमारे लिए देवी तुल्य होती है। आखिर हम आसमान से थोड़े ही टपक कर आए हैं। हम भी तो किसी स्त्री ने ही पैदा किया है। क्या हमारा उसके प्रति कोई कर्तव्य नहीं होता है? यह भाव स्त्री के प्रति पुरुषों में कहाँ होता है? उनके लिए तो स्त्री एक वस्तु मात्र होती है। उनसे अच्छे हिजड़े हैं जो स्त्री को कामी निगाहों से तो नहीं देखते। मैं खड़ी खड़ी पल भर में ही यह सब सोच गई, लेकिन मेरे लिए अब यह जगह सुरक्षित नहीं रह गई थी। वे गुंडे फिर कभी हमला बोल सकते थे। मैं बैठे बैठे ही बुदबुदाई, अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, अपने जीवन को सार्थक कैसे बनाऊँ? मैं रामकली के पास चलकर आई तो वह ऊँघ रही थी। मैंने देखा उसके चेहरे पर भय की तनिक सी भी छाया नहीं थी। लेकिन मैं अपने कारण समाज से बहिष्कृत उन हिजड़ों को किसी मुसीबत में डालना नहीं चाहती थी। मैं चुपके से वहाँ से निकलकर सड़क पर आ गई। एक अकेली, वह भी जवान और खूबसूरत स्त्री के लिए दुनिया कितनी अजनबी होती है। मैं दबे पाँव आगे की ओर बढ़ गई। मेरे पास रुपए की तो कोई कमी थी नहीं। एक बार फिर मैं के सामने आ खड़ी हुई। काउंटर पर पहुंचकर अपने लिए एक कमरा बुक करवाया और वहां से बाजार चली गई। मैं उस शहर से अनजान थी। सड़कें, गलियां, चौबारे, सभी कुछ तो मेरे लिए नए थे। तभी एक छोटी सी लड़की मेरे पास आ खड़ी हुई। वह टॉफ़ी के लिए रो रही थी। मैंने टॉफ़ी का पूरा एक पैकेट उसे दुकान से खरीद कर दे दिया। इतने में लड़की का पिता बगल वाली दुकान से आ गया। उसकी उम्र यही कोई 30-35 की थी। वह मेरी ओर देखते हुए बोला, आपने इसे इतनी सारी टॉफ़ियाँ क्यों दी? इसके दांत खराब हो जाएंगे। क्या अपने बच्चों को भी आप इतनी सारी टॉफ़ियाँ खाने के लिए देती है? मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं तो एक ऐसी स्त्री थी जिसका कभी घर
पति और बच्चे हो ही नहीं सकते थे। मैं तो उस बच्ची में अपना बचपन ढूंढ रही थी। मैंने उस आदमी से कहा, मैं इतनी भाग्यशाली कहाँ हूँ, राह चलते बच्चे ही मेरे बच्चे हैं। बच्चों को टॉफ़ी खाने दीजिए, बच्चों को दिल नहीं दुखाना चाहिए। वह आदमी आश्चर्य से मुझे देख रहा था। फिर वह अचानक ही बोला, आप यह कैसे उड़ी उड़ी बातें कर रही है। यह कहकर उसने बच्ची के हाथ से टॉफ़ी का पैकेट लेकर मुझे दे दिया और मुँह चिढ़त टॉफ़ी का पैकेट दुकानदार को लौटा दिया। मेरी टॉफ़ी खाने की उम्र थोड़ी ही थी। जब उम्र थी तो किसी ने दे ही नहीं। मेरा बचपन तो यूं ही सूखा सूखा ही बीत गया था। मैं अपने लिए कुछ फल, कपड़े, लिपस्टिक, चप्पल और कोल्ड ड्रिंक क्रीम खरीद कर होटल आ गई। अगर आपको यह स्टोरी अच्छे लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।